टेक्नोराइज में आप सभी का दोस्तों फिर से स्वागत है। दोस्तों टेक्निकल पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हमने लास्ट वीडियो में जो है देख लिया था। आज हम जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40, क्योंकि कल की वीडियो काफी लंबी हो गई थी इसलिए हम रुक गए थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 जो सेंट्रल रेलवे का EN LDC 30% का एग्जाम हुआ था 26 तारीख को, उसी को जो है प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को हम लोग आज इसमें आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, क्योंकि एक एक चीज का जो रेफरेंस आपको मैनुअल से मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार हम लोग जरा रीड आउट कर लेते हैं। व्हाइल कैरिंग आउट कंक्रीटिंग अंडर वाटर, ट्रेमी पाइप शुड बी केप्ट एट लीस्ट डैश बिलो द टॉप ऑफ द कंक्रीट। दोस्तों ऑप्शन जरा देख लेते हैं इसके अंदर। 500 mm, 600 mm, 800 mm एंड 300 mm। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो है यहाँ पे आंसर दो अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं। एज पर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर एटलीस्ट 1 मीटर। द टिप ऑफ ट्रेमी पाइप शुड ऑलवेज बी इमर्स्ड इन फ्रेशली प्रेस्ड कॉन्क्रीट for at least 1 meter to prevent inflow of water into the tremie pipe and to avoid contact of freshly placed concrete with water। ये जो है एटलीस्ट 1 मीटर इन जनरल अगर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो एटलीस्ट 1 मीटर बताता है, और कहीं कहीं पे जब फुट में बात होती है तो 3 फीट कहता है कि 3 फीट होना चाहिए। लेकिन हमारे रेलवे में दोस्तों देखो ये ऑप्शन ही आपको दिखाई नहीं देगा। 500, 600, 800 एंड 300 ये ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा जो कंक्रीट ब्रिज कोड है रेलवे का, कंक्रीट ब्रिज कोड, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पैरा 8.6.2.3.1 वहां पे क्या लिखा हुआ है उसमें से मैं आपको थोड़ी सी क्लिपिंग आपको बता रहा हूँ जो हमारे काम की चीज है। एट ऑल टाइम्स इवन while changing or adding pipes to tremie, the bottom of tremie pipe should be at least 600 mm, कम से कम 600 mm नीचे होना चाहिए, below the top of concrete as ascertained by sounding। ये जो है उस पैरा में लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्लम टेस्ट इज कैरिड आउट टू मेजर द, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन जनरल सबको पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्लम टेस्ट किसके लिए यूज होता है? स्लम टेस्ट इज कैरिड आउट टू मेजर, तो यहाँ पे देख लेते हैं। The concrete slump test measure the consistency of fresh concrete before it sets. It is performed to check the workability of freshly made concrete। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही हो गया। ओके, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अंडर रिम पाइल्स, अंडर रिम पाइल्स जो होती है उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेप बना देता हूँ। अंडर रिम पाइल्स शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे शेप बना देते हैं अंडर रिम पाइल्स के बारे में। अंडर रिम पाइल्स कुछ इस तरीके से होती है, इसके अंदर बल्जिंग होता है। आप सिंगल रिम, डबल रिम जितनी भी देना है वो दे सकते हैं। समथिंग लाइक दिस, इट इज बल्जिंग लाइक दिस। ऐसी जो पाइल्स होती है इसको हम लोग बोलते हैं अंडर रिम्ड पाइल्स। ठीक है, अंडर रिम पाइल्स, इसके अंदर इस तरीके से बीच में जो है बल्जिंग होता है। तो अंडर रिम पाइल्स के बारे में क्या है? अंडर रिम पाइल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि अंडर रिम पाइल्स जो है सैंडी सॉइल में भी चलती है, फील्ड अप सॉइल में भी चलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल में भी चलती है। तो ऑप्शन डी वैसा देखा जाएगा तो ऑल ऑफ दीज बोला तो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? अंडर रिम पाइल्स आर बेस्ट सुटेड फॉर, सारी जगह पे यूज हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट कहाँ के लिए सुटेबल है, ये क्वेश्चन है। तो बेस्ट सुटेड फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी कि हाईली एक्सपांसिव सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी कैसी सॉइल है? एक्सपांसिव सॉइल है। तो एक्सपांसिव सॉइल में अंडर रिम पाइल्स को जो है हम लोग यूज कर सकते हैं और बेस्ट है वहां पे एज अ बेस्ट सॉल्यूशन। जहां पर भी ब्लैक कॉटन सॉइल आपको फॉर्मेशन वगैरह के मिल रही है, या कोई भी स्ट्रक्चर आप ब्रिज बना रहे हैं या कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, तो वहां पे अंडर रिम पाइल्स वगैरह हमारा जो है, सॉरी पाइलिंग की जब अगर बात हुई तो ट्रैक में तो फॉर्मेशन में तो पाइल लगेगी नहीं, तो आपके ब्रिज वगैरह या कोई स्ट्रक्चर है तो वहां पर आपको जो है ब्लैक कॉटन सॉइल अगर है तो वहां पे अंडर रिम पाइल से तो आपका जो काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एज पर सब स्ट्रक्चर कोड maximum score depth at the nose of a pier of a bridge having normal score depth D is given by। अगर
स्कोर डेप्थ को डी से डिफाइन करता है, तो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ पूछ रहा है वो एज पर द सब स्ट्रक्चर कोड। तो यहाँ पे सब स्ट्रक्चर कोड के हिसाब से उन्होंने पूछा है, तो कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो कुछ ये ऐसा फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर कोड, उसके पैरा 4.6.6 यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें क्या लिखा है, डेप्थ कैलकुलेटेड shall be increased as indicated below to obtain maximum depth of score for design of foundation, protection works and training works. तो आपका ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन है, नोज ऑफ अ पियर। तो ये आपका पॉइंट, एट अ राइट एंगल बेंड और एट नोज ऑफ पियर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोब्स, अब ये यूएसएफडी से रिलेटेड हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोब्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग किडनी फ्लॉ, डिटेक्शन ऑफ किडनी फ्लॉ इन रेल। तो 0 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री और 70 डिग्री। तो उसके लिए क्या है, यूएसएफडी मैनुअल का पैरा 1.2.1 उसका जो एच है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्रांसवर्स फटीग क्रैक इन हेड, दे रिजेंबल, इसको मैं यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट जो है वही बता रहा है, रिजेंबल अ किडनी इन शेप। ट्रांसवर्स फटीग क्रैक जो हेड में होता है कैसा रिजेंबल करता है, किडनी शेप। कहाँ पे होता है, ये रेल के हेड में होता है। तो इट इज ठीक है, तो इसको डिटेक्ट कहाँ से करेंगे, अगर इस पर अगर हम लोग जाएंगे तो दीज क्रैक्स आर इजीली डिटेक्टेड बाय 70 डिग्री प्रोब। तो 70 डिग्री प्रोब से ये आसानी से मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है 70 डिग्री प्रोब विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल एक्शन टू बी टेकन बाय SSCPway फॉर एन IMR डिफेक्ट इन रेल। अगर रेल के अंदर IMR का डिफेक्ट आ गया तो SSCPway या JEPway जो PWI है वो क्या एक्शन लेगा। ऑप्शन है, रिप्लेस द रेल विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में बदलेगा, रिप्लेस द रेल विद इन 3 डेज, 3 दिन में बदलेगा, प्रोवाइड फिश प्लेट विद बोल्ट्स एंड कीप अंडर वॉच, फिश प्लेट बोल्ट लगा के टाइट कर देंगे और वॉच रखेंगे, या नन ऑफ दीज। तो यूएसएफडी का मैनुअल इसके बारे में क्या कहता है, आप इसको देख लीजिए। यूएसएफडी मैनुअल का पैरा 6.4, पैरा 6.4 में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है IMR या IMRW। तो इसके लिए क्या कह रहा है, इसको देखिए आप, द फ्लॉड पोर्शन शुड बी रिप्लेस बाय साउंड टेस्टेड रेल। यहाँ पे बात हो रही है रिप्लेसमेंट की, पहली बात तो रिप्लेसमेंट की बात हो गई, तो मतलब सी तो नहीं है, डी तो नन ऑफ दिस है, तो ए और बी के बीच में होगा। रिप्लेसमेंट की बात हुई, टेस्टेड रेल पीस ऑफ नॉट लेस देन 5.5 मीटर इन लेंथ, ठीक है, और कब करना है, विद इन 3 डेज ऑफ डिटेक्शन, डिटेक्शन के 3 दिन में। तो आपका ऑप्शन बी जो है इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, as per substructure and foundation code of bridge, major bridge should have total waterway of how much meter, कितने मीटर का वाटरवे होना चाहिए मेजर ब्रिज के लिए। क्वेश्चन है मेजर ब्रिज के बारे में, तो वाटरवे कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लो, फाउंडेशन एंड सबस्ट्रक्चर कोड का पैरा 2.12 वो क्या कहता है, मेजर ब्रिजेस आर दोस व्हिच हैव आइदर अ टोटल वाटरवे, यहाँ पे क्वेश्चन भी टोटल वाटरवे का ही है। देखिए, टोटल waterway of dash meter or more, तो है a total water of 18 meter or more or which have a clear opening of 12 meter or more in any one span। तो हमारा जो ऑप्शन में जो है, जो टोटल वाटरवे 18 मीटर और मोर, ये 18 आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 18 मीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ब्रिज से रिलेटेड होगा, तो ब्रिज मैनुअल इसमें लगेगी। एज पर न्यूमेरिकल रेटिंग सिस्टम, NRSB शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, एज पर न्यूमेरिकल रेटिंग सिस्टम फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिजेस द फर्स्ट डिजिट इज 3। अगर न्यूमेरिकल रेटिंग सिस्टम में पहला डिजिट 3 है, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इसका क्या मतलब होगा, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन आपको दे दिया है, रूटीन मेंटेनेंस, नो मेंटेनेंस, मेजर रिपेयर या रिहेबिलिटेशन ऑन प्रोग्राम बेसिस। तो आइए आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये क्या है। न्यूमेरिकल रेटिंग सिस्टम में कंडीशन रेटिंग नंबर CRN, अगर जब CRN 1 है तो उसमें क्या होता है, अ कंडीशन व्हिच वारंट्स रीबिल्डिंग इमीडिएटली। अगर 1 होता तो इमीडिएट करना, ठीक है। 2 है तो उसमें क्या करना है,
यहाँ पे भी रीबिल्डिंग करना है लेकिन प्रोग्राम बेसिस पे करना है। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा क्या है, फर्स्ट डिजिट इज 3, तो 3 का मतलब क्या है, अ कंडीशन विच रिक्वायर्स मेजर और स्पेशल रिपेयर्स, मेजर या स्पेशल रिपेयर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कंडीशन दैट रिक्वायर मेजर और स्पेशल रिपेयर्स। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा वाला करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29, as per IRPWM, as per IRPWM, cleaning and greasing of bridge bearing should be done। IRPWM के हिसाब से ब्रिज बेयरिंग के क्लीनिंग और ग्रीसिंग कब करनी है। तो आपको मैं बता दूं IRPWM का पैरा नंबर 331 का 2D 2 और इसमें D क्या कह रहा है, द स्लाइडिंग बेयरिंग शैल बी इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अक्टूबर ईच ईयर। इंस्पेक्शन के लिए क्या कर रहा है, मार्च एंड अक्टूबर ईच ईयर, एंड क्लियर्ड ऑफ ऑल फॉरेन मटेरियल। लुब्रिकेशन ऑफ द बेयरिंग शैल बी डन वंस इन 2 years। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए देखिए, वंस इन 2 year, 2 साल में एक बार। इंस्पेक्शन हर साल वो कह रहा है करने के लिए, कब कह रहा है, मार्च और अक्टूबर में, और जो भी फॉरेन मटेरियल वगैरह रहेगा उसको निकालना है। लेकिन लुब्रिकेशन की जो बात आ रही है वो कब होगी, 2 साल में एक बार, वंस इन 2 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, फ्री बोर्ड फ्री बोर्ड की डेफिनेशन है वो पूछ रहा है। फ्री बोर्ड इन अ ब्रिज इंडिकेट द हाइट ऑफ डैश टू द वाटर लेवल ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज। तो उसके लिए ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रहा है, रेल लेवल से लेना है, रेल लेवल से वाटर लेवल, या बॉटम मोस्ट लेवल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू वाटर लेवल, या फॉर्मेशन से, या कुछ और। इसमें फाउंडेशन एंड सबस्ट्रक्चर का कोड में 4.9.1 4.9 इसमें आ गया, फ्री 4.9.1 इसमें क्या कहता है, द फ्री बोर्ड फ्रॉम द वाटर लेवल, the free board from the water level of the design discharge to the formation level of the railway embankment। ठीक है, वो कह रहा है मिनिमम 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, फॉर्मेशन लेवल से लेके आपका डिजाइन डिस्चार्ज, वाटर लेवल ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज। देखो वाटर लेवल ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज क्यू, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, फॉर्मेशन लेवल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, स्लोप एट द रेल सीट ऑन PSC स्लीपर इज। PSC स्लीपर अगर आपका है टर्नआउट का, और टर्नआउट PSC स्लीपर, स्लोप एट द रेल सीट और टर्नआउट PSC स्लीपर, आमतौर पे जो आपकी PSC स्लीपर होती है उसमें स्लोप होता है, कैंट होता है, कितना होता है, 1/20 होता है। लेकिन टर्नआउट का PSC स्लीपर में क्या है ऑप्शन, क्या होगा आंसर, 1/20, 1/30, 1/40 या नो स्लोप। तो IRPWM इसके बारे में क्या कहता है, पैरा 624/4 में, द अप्रोच स्लीपर इन एडवांस स्विच पोर्शन शुड बी प्रोवाइडेड विदाउट फेल, दे आर gradual elimination of slope of rail top, that is 1/20, यानी 1/20 के स्लोप को ग्रेजुअली एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट आप कब करेंगे, जब आपको स्लोप देना नहीं है। तो आपके अप्रोच स्लीपर जो है तो वो क्या करते हैं, कैंट को कम करते करते जो है एलिमिनेट कर देते हैं, तो टर्नआउट में कोई भी स्लोप नहीं होता। इसी तरीके से एग्जिट स्लीपर का काम क्या है, द एग्जिट स्लीपर्स बिहाइंड द क्रॉसिंग पोर्शन शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेल स्लोप। यानी इससे ये समझ में आ रहा है जब आप टर्नआउट में आते हैं तो अप्रोच स्लीपर क्या करते हैं, कैंट को ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं और एलिमिनेट करते हैं इनफैक्ट। फिर टर्नआउट पोर्शन में पूरा कोई भी कैंट नहीं होता, और जब वो टर्न लगता है एग्जिट स्लीपर फिर क्या करते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इससे ये समझ में आ गया कि टर्नआउट की PSC स्लीपर में किसी भी प्रकार का स्लोप नहीं होता। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं जरा, मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ फॉर न्यू वर्क इन कटिंग। मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ नए काम में, और दैट टू कटिंग में, और किसके लिए, डबल लाइन के लिए क्या है, डबल लाइन के लिए क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरा नंबर 212 1 का 1, IRPWM पैरा 212 का 1, उसमें 1 वो क्या बोलता है, मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ टू बी एंश्योर्ड for new work alteration to existing works in embankment and in cutting। हम cutting excluding side drain, हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, cutting excluding siding as indicated, क्या है डबल लाइन के लिए, हमारा क्वेश्चन डबल लाइन का। तो फॉर डबल लाइन स्ट्रेट ट्रैक इट इज 13160,
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 13,160 mm, 13,160 mm इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 33 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 33 को देखें, क्या है क्वेश्चन? फॉर ओवर साइज बलास्ट परसेंटेज रिटेन ऑन 65 mm स्क्वायर mesh sieve should not be more than -%। ओवर साइज बलास्ट यानी कि 65 mm से बड़े, तो ओवर साइज बलास्ट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? IRS GE 1/2004 या 2016 वाले में भी जाएंगे चलेगा, पैरा 2.3.2। IRS GE 1 ये किस चीज की जो है स्पेसिफिकेशन है? बलास्ट की स्पेसिफिकेशन इसके अंदर है। तो उसमें पैरा 2.3.2 में आप जाएंगे अगर, तो ओवर साइज बलास्ट के लिए क्या कर रहा है? रिटेंशन ऑन 65 mm स्क्वायर में sieve, a maximum of 5% ballast retained on 65 mm shall be allowed without deduction in payment। यानी कि should not be more than, maximum कितना? 5%, तो it should not be more than 5%। अब यहाँ पे आगे 10% तक रियायत दिया हुआ है पेमेंट डिडक्ट करने के साथ में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया पेमेंट के बारे में, तो हम आमतौर पे क्या पकड़ के चलेंगे? इट शुड नॉट बी मोर देन 5%। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हमारी 5% से ज्यादा की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एज पर आइटम डिजाइन टो लोड ऑफ ERC Mark 3 इज डैश kg। ऑप्शन आपके सामने यहाँ है। मार्क 3 के लिए टो लोड कितना है? 850 to 1100, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द सर्विस लाइफ in GMT of 60 kg 90 UTS rail in a tunnel for TRR। ठीक है, तो यहाँ पे रिन्यूअल के क्राइटेरिया में यहाँ पे आप देख ले अगर, तो यहाँ पे तो पहली बात तो 60 kg 90 UTS की आमतौर पे GMT होती है 800, लेकिन यहाँ पे हम नीचे जब पढ़ेंगे तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है इसको पढ़ते हैं। द सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल GMT ऑफ ट्रैफिक कैरिड फॉर कंसिडरिंग थ्रू रिन्यूअल on the bridge proper and in approaches up to 100 meter on either side for all the important bridges and such of the major bridges where height of bank is 5 meter or more, and आगे देखो हमारे काम करेंगे, all tunnels and their approaches shall be half of the GMT specified। यानी कि जो भी आपको ऊपर मेंशन किया हुआ GMT उस जगह पे हाफ होगी। तो हमारा 60 kg 90 UTS की रेल अगर टनल के में है तो TRR के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी? 800 का हाफ। 800 का हाफ क्या होता है? 400। तो 35A इज द करेक्ट आंसर। 36, हाइट ऑफ न्यू 60 kg 90 UTS रेल इज। 90 UTS की रेल है 60 kg की, इसकी हाइट कितनी? देखिए यहाँ पे भी 172 आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी देखिए 172 mm इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 37 पे चले जाते हैं। इन अ कंटूर मैप, कंटूर मैप जो हमारा होता है उसके अंदर क्लोजली स्पेस कंटूर लाइंस क्या इंडिकेट करती है? क्लोजली स्पेस कंटूर लाइंस क्या इंडिकेट करती है? तो देखिए यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो क्लोजली स्पेस कंटूर लाइंस, जब कंटूर लाइंस एक दूसरे से बहुत करीब करीब है तो ये क्या इंडिकेट करती है? यहाँ पे देखिए आप, एक स्टीप स्लोप को ये इंडिकेट करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर वुड बी स्टीप स्लोप। तो 37 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 38 क्या है? द रॉक्स फॉर्म फ्रॉम मोल्टन लावा आर कॉल्ड। मोल्टन लावा से जो रॉक बनती है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे एक इमेज मैंने लगाई, इसी में से आप देख लीजिए। Extrusive igneous rocks are cooled quickly as a result they are fine grained or have a lack of crystal growth। ये क्या है? ये मैग्मा आप देख रहे हैं, लावा यहाँ से निकल रहा है, मैग्मा ये निकल रहा है जब ये कूल डाउन होता है। तो इसका दो पार्ट हो गया, मैग्मा भी दो पार्ट में हो गया, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, दूसरा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो स्लोली कूल होता है वो एक आपका इग्नियस रॉक होगा, और दूसरा जो जल्दी क्विक होता है वो फाइन ग्रेन वाला आपका एक्सट्रूसिव। और ये तो छोड़ो, हमको उतना डिटेल में नहीं जाना, हमको खाली क्या देखना है भाई, मोल्टन लावा से कौन सा रॉक बनता है? इग्नियस रॉक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इसको भी जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
देखिए यहाँ पे अभी आप क्वेश्चन थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। RL ऑफ पॉइंट ए है, उसका RL दिया है विच इज ऑन द फ्लोर इज 100 मीटर एंड बैक साइड रीडिंग ऑन ए पे जब बैक साइड रीडिंग लिया तो उसका आया वैल्यू 2.455 मीटर्स। फिर वो कहता है इफ द फोर साइड रीडिंग ऑन द पॉइंट बी विच इज ऑन द सीलिंग, जो कि सीलिंग पर है, उसकी वैल्यू 2.745 है, तो RL ऑफ बी क्या है? इसको हम लोग सिंपल क्या करेंगे, RL यहाँ पे 100 था, यहाँ पे रीडिंग आई 2.455, तो अब इस लाइन की ये जो इमेजिनरी लाइन है उसकी RL क्या हो जाएगी 102.455 मीटर्स। किसकी ये RL हो जाएगी, इस पॉइंट, इस लाइन की, इमेजिनरी लाइन की RL 102.455 हो गया। फिर आगे वो कह रहा है कि सीलिंग पे, पॉइंट बी का है, सीलिंग पर है, तो सीलिंग पे जब आपने स्टाफ लगाया तो उल्टा लगाना पड़ेगा, उस टाइम रीडिंग आई आपकी कितनी आ रही है 2.745। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ का RL B का लेना है, तो 102.455 प्लस, क्योंकि ये 2.7455 कहां से कहां तक की रीडिंग है, ये जो डिस्टेंस है ये सीलिंग से लेके यहाँ तक है, हम क्या करेंगे 102.455 प्लस 2.745 इनको ऐड कर देंगे। तो आपका कैलकुलेशन अगर करना है तो यहाँ पे मैं एक स्लाइड में लिख देता हूँ। पहले आपने किया 100.0000, उसमें आपने ऐड कर दिया 2.455 आपने ले लिया, तो आप आ गए यहाँ पे, कहाँ पर आ गए, यहाँ पे आ गए। अब इसमें आप 2.745 ऐड करेंगे, तो 2.745 हम यहाँ पे लिख देते 2.745। अब इन सबको जब आप ऐड करेंगे, व्हेन यू ऐड इट, तब आपको क्या मिलेगा, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है हमारा यहाँ पे, 5 + 5 ये आपने कर दिया, इसको ऐड किया, इसको ऐड करें, तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो व्हाट आंसर यू गेट, it will be 105.200। तो आपका आंसर कौन सा आएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर यहाँ पर 105.20 वाला आंसर जो है करेक्ट होगा। तो ये पॉइंट का RL हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है, क्या है, एज पर IRWM यानी इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल, उसके हिसाब से बाउंड्री स्टोन्स कितने डिस्टेंस पे लगाए जाएंगे, should be provided at dash meter apart to demarcate railway boundary। तो आंसर है 50, 100, 125 और 150। तो वर्क्स मैनुअल का पैरा 808/5 ये क्या कहता है, 808 का /5, the detached mark should in no case be at a greater distance apart than 50 meters apart। आपको बता दूं, पहले ये वैल्यू 200 मीटर्स थी, लेकिन इसको अभी क्या कर दिया है, इसे चेंज करके 50 मीटर्स कर दिया। तो करेक्ट आंसर वुड बी, बाउंड्री स्टोन कहाँ लगेंगे, 50-50 मीटर पर लगाए जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आज का जो है हमारा जो है ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ये जितनी भी चीजें थी क्वेश्चन नंबर 40 तक ये क्लियर हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी। इसके लिए दोस्तों इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट जो लोग भी LDC, चाहे वो AEN की तैयारी करते हो, चाहे वो JEE PV की तैयारी करते हो, ये दोनों ही केसेस में ये काम आने वाली चीज है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, वो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वो आपके जो है फर्दर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 के आगे के, जिसके अंदर राजभाषा और जनरल नॉलेज आएगा। फिर उसके बाद की जो वीडियोस होगी उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस पर भी फोकस किया जाएगा। थैंक यू।